हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप लोग ठीक होंगे, आशा करता हूँ। तो हम लोग जो है कल पढ़े थे, क्लास 7th क्लास तक पढ़ चुके थे। आज जो है क्लास 8 हो रही है और NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें NCERT जो है क्लास 6 से जो है 12 क्लास तक ओल्ड NCERT और न्यू NCERT जो है दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं। ओल्ड और न्यू NCERT दोनों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड और न्यू NCERT पढ़ रहे हैं क्लास 6 से 12 तक। NCERT क्लास 7 तक हो चुका है, क्लास 8 है और ये घटना चक्र का NCERT है। ये जो है घटना चक्र का NCERT सार है जो 6 से 12 क्लास तक है। ओल्ड और न्यू दोनों है। तो चलिए हम लोग जो है ये आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, करीब करीब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। फ्लैशबैक यानी अध्याय स्मरणिका पढ़ेंगे। इसके पहले जो है कल यहाँ तक ये जो है पूरा यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका था, समझ गए। आज जो है यहाँ से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5 है, शुरू से यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा NCERT का पूरा 6 से 12 क्लास का पूरा एक ही जगह दिया है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु से हम लोग पढ़े हैं क्लास चैप्टर नंबर 5 और कल क्लास 7 जो है वह था, क्लास 8 होने जा रहा है। इसमें जो है देखिए यहाँ पर देख लीजिए, भारत की जलवायु भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबद्ध प्रश्न बनते हैं। NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की नई और पुरानी पुस्तकों के अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों में पाठ्य सामग्री समाहित है। तो समझ गए। देखिए कक्षा नई और पुरानी NCERT पुस्तक का नाम और अध्याय का नाम समझ गए। 6 क्लास में नई है पृथ्वी हमारा आवास और अध्याय का नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्लास 6 क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। 8 क्लास में पुरानी है देश और उसके निवासी जलवायु। 9 में नई है समकालीन भारत वन जलवायु। 11 यानी 11th क्लास में नई भारत का भौतिक पर्यावरण जलवायु, अध्याय का नाम है जलवायु। और कक्षा 12 में जो है पुरानी पुस्तक है और भारत का सामान्य भूगोल पुस्तक का नाम है और अध्याय का नाम है जलवायु। तो इस तरह से पूरा जो है हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। और ये घटना चक्र का है भाई साहब, घटना चक्र का जो है हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं। घटना चक्र का NCERT। तो देखिए ये तो पूरा जो है चैप्टर है, जैसे कैसे है पूरा ये चैप्टर है। तो इसको जो हम पढ़ा चुके हैं, पूरा देखते जाइए, पूरा पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा था। ये सब जो है NCERT का पूरा है, पूरा का पूरा NCERT है। दूसरा कोई इसमें किताब नहीं दिया गया। NCERT 6 से 12 क्लास तक ये सब कुछ सब NCERT में से ही दिया रहता है, पूरा NCERT का दिया हुआ है। ये NCERT किताब नहीं है, ये घटना चक्र का NCERT उसने घटना चक्र ने निकाला है पूरा जो है अपनी तरफ से, उसी का है। इसका नाम है NCERT घटना चक्र। देखिए कितना पेज है, करीब करीब इसमें जो है पूरा 21 पेज तक पूरा जो है, यहाँ तक 21 पेज है, यहाँ तक 21 पेज है। इसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स दिया गया है यानी फ्लैशबैक दिया गया है। तो हम लोग आज यहीं से पढ़ेंगे, अध्याय स्मरणिका फ्लैशबैक से पढ़ेंगे हम लोग। उसके आगे तक पढ़ चुके हैं, ये 8वीं क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु तथा मौसम, जलवायु तथा मौसम, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड रेड दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं। चलिए ग्रीन कर लिए। जलवायु तथा मौसम, समझ गए। थोड़ा सा कलर थोड़ा और दूसरा देखते हैं। जलवायु तथा मौसम, ये ठीक है। जलवायु तथा मौसम देखते हैं।
एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी 30 से 50 वर्ष, यानी कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी 30 से 50 वर्ष में मौसम के अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है? जलवायु है। यानी कि मौसम मौसम जो होता है ना, मौसम का मतलब कि अभी जो धूप निकली है, कुछ देर के बाद अचानक से बादल छा जाएगा, उसके बाद कुछ देर के बाद बारिश होने लगेगी, फिर कुछ देर बारिश होने के बाद कुछ देर के बाद फिर क्या होगा कि बारिश रुक जाएगी, काला बादल छाए रहेंगे, और कुछ देर के बाद मतलब जो है आपका क्या होगा, तो फिर से मतलब सूर्य की किरण दिखाई देने लगेगी। समझ गए? यानी कि मौसम साफ हो गया, आकाश से बादल छट गए यानी कि हट गए, एकदम क्लियर मौसम। तो मौसम यही है, समझ गए? 1 या 2 दिन तक, मतलब कभी-कभी 1 या 2 दिन, 3 दिन तक जो है ना, कभी-कभी जो है, कभी-कभी 1 सप्ताह तक भी बादल छाए रहते हैं। समझ गए? यही मौसम है। लेकिन जलवायु वह है जो एक विशाल क्षेत्र में है। मौसम जो एक छोटे क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जिला है, आपके जिला में बारिश हुआ, बगल के जिला में बारिश हुआ ही नहीं। या आपके गाँव में बारिश हुआ, कई बार होता है कि आपके गाँव में या आपके शहर में बारिश हुआ, बगल के जो शहर है, जब आपके बगल के गाँव में ही, ठीक है, क्या हुआ कि बारिश नहीं हुआ, या आप जहाँ है वहाँ पर बारिश हुआ, और वहाँ से आप जब चलना शुरू किए तो वहीं से 2 किलोमीटर बाद या 1 किलोमीटर बाद जो है पता चला कि बारिश यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो यही मौसम है। जलवायु क्या है? तो एक विशाल क्षेत्र है, यानी कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि, यानी कि ये जो है 30 से 50 वर्ष में मौसम की जो अवस्था होती है ना, मौसम की जो अवस्था होती है, मतलब विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। चलिए अगला देखते हैं। मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यानी कि मौसम जो है एक विशेष समय में, यानी कि एक मतलब लिमिट समय में, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। चलिए हो गया। और इधर इसी का इधर पढ़ना है, ये वाला मौसम तथा जलवायु के तत्व, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्व जो है, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। दूसरा देखिए, भारत की जलवायु बहुत हद तक उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु क्या है? तो बहुत हद तक उष्णकटिबंधीय है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ये भारत की जलवायु के बारे में, नीचे वाला। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है भारत की जलवायु में है, जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता है। भारत की जलवायु और जलवायु में जो है प्रादेशिक भिन्नताएं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जलवायवीय जो है नियंत्रक के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें 2 दिया गया है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ये इस वाले को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले का पहला ये है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दूसरा, देश की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताओं को पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जाता है। जलवायु के बारे में बात की जा रही है। अब इधर देखते हैं। इसमें जो है 3 दिया गया है। इसमें भी और भी है, नीचे दिया गया है। तो पहले इसको पूरा देख लेते हैं, ये वाले पार्ट को, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखेंगे। चलिए, समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर यानी तापांतर कम होता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः क्या होती है कि घटती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया। तो भारत में क्या होता है कि पूर्व की ओर क्या होता है कि वर्षा ज़्यादा होती है, और पश्चिम की तरफ क्या होती है कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब इलाका, हरियाणा हो गया, इधर क्या होता है कि बारिश कम होती है। और वही पूर्वी में मेघालय, असम, इस तरफ क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होती है। समझ गए? चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक कलर से समझ नहीं है ये वाला पार्ट। इसको अब देखते हैं, इसकी बारी है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है उसको नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। अक्षांश है, यानी अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र,
समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच लक्षण है। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब इसमें जो तीसरा दिया गया उसके बारे में देखते हैं। पर्वत के पवनमुखी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, जबकि इसके दूसरी ओर पवनाभिमुख ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। चलिए हम ये वाला देखेंगे हम लोग, ये भारत के ये नीचे वाला। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो इसका है पहला, इसमें का जो है ये लाइन आया है, तो इसमें का पहला होगा स्थिति तथा ऊंचावच संबंधी कारक। स्थिति तथा ऊंचावच संबंधी कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो है आपका पहला ये होगा, अक्षांश जो है कर्कवृत्त देश के मध्य भाग से होकर गुजरता है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। दूसरा इसका देखते हैं, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिकता वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु का अनुभव करता है। तो ये सब जो है शॉर्ट नोट्स दिया गया है। पूरे जो आपका चैप्टर पढ़े हैं उसका शॉर्ट नोट्स 3 पेज में दिया गया है, समझ गए। चलिए इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ऊंचाई। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। वायुदाब में भिन्नता जो है मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण, ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं, तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, तब भारतीय उपमहाद्वीप का निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण यानी रिवर्सल हो जाता है। इसमें जो है आपका 3 हुआ था। चलिए चौथा करते हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। मानसूनी पवनों क्या करते हैं, हिमालय जो है, ये हिमालय उत्तर में है, इधर से मानसूनी जो पवनें जाती है इधर से, इसको रोक कर क्या करता है, भारत में क्या होता है कि वर्षा का कारण बनता है। अगर नहीं होता तो ये पार करके चला जाता, तिब्बत या चीन में जाकर वर्षा करता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों को उत्क्रमण का कारण बनती है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, दूसरा पेज है, दूसरा पेज देखेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है स्थिति तथा ऊंचावच संबंधी कारक। स्थिति तथा ऊंचावच संबंधी कारक पहला ये देखेंगे, उसके बाद ये सेकंड देखेंगे, वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्रमशः घटता जाता है।
विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। ऊंचावाच देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा ऊंचावाच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा एवं ढाल की मात्रा और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो आपका ये वाला तो ऊपर हो गया, भारतीय मानसून के वाला हम लोग पढ़ा दिए। ये जो ना ये वाला भारतीय मानसून जो है ना, ये भारतीय मानसून ये वाला यहाँ पर दिया गया है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो ये पढ़ा दिए, जबकि यहीं तक पढ़ाना था, यहीं तक। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कौन सा है? तो 2 नंबर ये है, इसको देखते हैं। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक को देखते हैं। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। दूसरा देखते हैं पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए? तो आपका हो गया। अब देखते हैं भारतीय मानसून के बारे में, हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून के बारे में। चलिए अब भारतीय मानसून देखते हैं हम लोग। भारतीय मानसून, तो भारतीय मानसून में पहला जो है देखेंगे, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। दूसरा है भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। तो तीसरा है इसमें भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्रों में स्थित है। 3 हो गया। अब इधर देखिए मानसून वाला, ठंडी पेरू जलधारा। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। तो इसको हम लोग देख लिए। अब भारतीय मानसून में जो है, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो भारतीय मानसून में आपका कलर चेंज करते हैं। कौन सा, हाँ चलिए यही देखते हैं। अब भारतीय मानसून में मानसून की प्रकृति के बारे में देखते हैं। मानसून की प्रकृति के बारे में और मानसून का निवर्तन यानी वापसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कलर ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मानसून की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानसून की प्रकृति के बारे में, पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट यानी बर्स्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा है मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तीसरा ये है, तो इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और ऊपर कर लेते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित महासिन विश्व को सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ तक था, यहाँ तक हो गया। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो है आपका मानसून का निवर्तन यानी वापसी के बारे में देखते हैं। इसमें जो है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। यहाँ पर जो विस्तार से पढ़ाए हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही तक था। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा एवं इसकी परिवर्तिता के बारे में देखते हैं। इसको देखते हैं। अधिकतम वर्षा पश्चिमी तट, अधिकतम वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय पहाड़ियों पर होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों कुछ भागों में वर्षा जो है 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक होती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में, तो खासी की और जयंतिया पहाड़ियों पर जो है 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। संसार की सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र के मासिनम में होती है। अब आगे देखते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियों में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्ष में होती है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है, तो वहाँ होती है।
तो आपका यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो पढ़ेंगे हम लोग आपका सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहला है, सर्वाधिक शुष्क भागों में सूखा पड़ने की आशंका होती है। राजस्थान, सन्निकट हरियाणा तथा गुजरात के कुछ भाग ऐसे ही हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में आ जाते हैं। दूसरा क्षेत्र जहां सूखा बार बार आने की आशंका रहती है, पश्चिमी घाट के छाया प्रदेश में स्थित है। तो अब जो हम लोग ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, ऋतु वे, चलिए ऋतु देखेंगे। ऋतु, तो चलिए ऋतु देखते हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु को देखते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटता जाता है। तापमान जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्रमशः घटता जाता है। ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ऋतु देखते हैं। शीत ऋतु के बारे में और है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ दिया है, तो शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रीष्म ऋतु अब देखते हैं। लू जो ग्रीष्म काल में भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलने वाले धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवने हैं। बैसाख महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसी में ऋतु जो है उसके आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम के मानसून की ऋतु अथवा वर्षा ऋतु, और इधर है निवर्तित मानसून की ऋतु। तो पहले इसको देखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। निम्न दाब की यह अवस्था दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब देखते हैं हम लोग निवर्तित मानसून की ऋतु। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये विस्तार से पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, इसी को बता रहे हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की परंपरागत ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक यानी 6 ऋतु में बांटा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार बसंत वर्ष की पहली ऋतु है, यह मार्च अप्रैल तक पाई जाती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, जो ज्येष्ठ आषाढ़ महीने अर्थात मई जून तक पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें भारतीय परंपरा अनुसार वर्षा ऋतु काल श्रावण एवं भाद्रपद यानी सितंबर अक्टूबर है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक माह मध्य सितंबर से मध्य नवंबर में आती है। हेमंत में केवल जाड़ा अधिक पड़ता है, जबकि शरद ऋतु हेमंत तथा वर्षा ऋतु का संक्रमण काल है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है, जो माघ तथा फागुन यानी जनवरी फरवरी तक चलती है। अब चलिए हम लोग देखेंगे भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे।
भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में। तो भारत के जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो इसमें जो है और सामान्यतः जलवायु के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तापमान एवं वर्षा है। अब इसमें जो है भारत के जलवायु प्रदेश में कोपन की पद्धति पर आधारित जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। उसके बाद थार्न-थवेट की पद्धति पर आधारित जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कोपन की पद्धति पर। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण पद्धति का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मान को रखा है। कोपेन की AMW प्रकार की जलवायु गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। शुष्क ग्रीष्म की AS प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। भारत की 64% जनता भरण पोषण के, ये तो आ गया नीचे वाला में, इसको छोड़िए, नीचे वाला में आ गया ये मानसून और भारत का आर्थिक जीवन में आ गया ये लाइन, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं थार्न-थवेट के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं। थार्न-थवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण की विधि में जल संतुलन की अवधारणा को आधार बनाया है। थार्न-थवेट ने जलाधिशेष एवं जलाभाव के मासिक मान के परिकलन के लिए एक फार्मूला विकसित किया। अब चलते हैं मानसून और भारत का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, भारत के 64% जनता जो है भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। समझ गए। इसका जो है अब हम लोग देखेंगे दूसरा, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इसमें जो है इसका पहला इधर है, देखेंगे भारत के जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। अब पढ़ेंगे मानसून एकता का परिचायक। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप को रक्षा करती है। इसी प्रकार भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न अधिक सर्दी। इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स पूरे जो है 21 पेज का 3 पेज में शॉर्ट नोट्स दिया गया था, फ्लैशबैक। तो इसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित जो है वस्तुनिष्ठ खंड यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो इस किताब की यही खासियत है कि पूरा आपको जो थ्योरी, उसके बाद से शॉर्ट नोट्स, उसके बाद से क्वेश्चन तीनों दिए हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, कर्क रेखा उत्तर दक्षिण दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। दूसरा, कर्क रेखा का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा कर्क रेखा का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। अब यहाँ पर देखना है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी कि कौन सा सत्य है दोनों में से। तो राइट आंसर दोनों सही है, ये दोनों जो है सही है। तो राइट आंसर, सॉरी, दोनों सही नहीं है, केवल जो है आपका ये उत्तर दक्षिण दिशा में ये गलत है। ये जो है कर्क रेखा उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा कर्क रेखा का दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, सही है, ये वाला सही है कथन। तो 2 नंबर सही है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं करती है, समझ गए। उत्तर दक्षिण दिशा ऐसे बोल रहा है, समझ गए। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यानी नॉर्थ हो गया, साउथ, ऐसे थोड़ा ना जाती है, तो ऐसे जाती है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इसलिए ये लाइन गलत है। यानी गुजरात है, यहाँ गुजरात है और इधर क्या है, मित्र पर गमछा झार, तो मिजोरम, लास्ट मिजोरम है ईस्ट में, समझ गए। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, समझ गए। तो इस तरह से जो है मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये वाला गलत है, दूसरा जो सही है, यानी कि ये जो है ना, ये लाइन जो है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है जो भारत के जो है ना, ऐसे ये गुजरात हो गया। ये एक मिनट, थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा।
गुजरात हो गया, गुजरात से ऐसे गई है वैसे भारत का। तो आपका जो है इसके ये कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध है, ये वाला साइड पूरा, और कर्क रेखा का दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। तो ये लाइन जो है सही है 2 नंबर, इसलिए राइट आंसर केवल बी सत्य है। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, अतः केवल कथन 2 सत्य है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक भूमिका निभाता है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत को उत्तरी सर्द पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका होगा हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजक भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर जो है सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तरी सर्द पवनों से तो ये रक्षा करता है, क्योंकि साइबेरिया जो है ना रूस में पड़ता है, और समझ ही सकते हैं वहाँ पर कितनी ठंडी पड़ती है, पूरा एकदम पूरा बर्फ जमा रहता है। साइबेरिया का मतलब रूस का बहुत सारे भाग हैं जहाँ पर जो है ना मनुष्य पहुंचे भी नहीं है, वहाँ पर मतलब एक्सप्लोर नहीं किया गया है कि क्या क्या पाया जाता है, बहुत कुछ पाया जाता है। तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो है ना हवा को हिमालय पर्वत रोकता है और हमें बचाता है, समझ गए? इसलिए राइट आंसर सत्य पूछ रहा है तो दोनों सही थे। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत एक प्रभावित जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सर्द पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है, अतः दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। दूसरा, सघन वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। सघन वायु के कारण क्या होता है कि पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। कौन सा सत्य है? तो केवल 1 सत्य है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। और ये जो है 2 नंबर आपका क्या है? तो ये गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ये होगा, केवल 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, जबकि विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। विरल वायु के कारण, विरल वायु के कारण, और यहाँ पर दिया है सघन वायु के कारण, तो इसलिए ये गलत है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल क्या दिया गया है देखते हैं। 4 नंबर, जेट प्रवाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ये पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। दूसरा, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य यानी सही है। तो आपका राइट आंसर दोनों सही है, तो सी नंबर आंसर होगा। तिब्बत उच्च भूमि यानी तिब्बत का जो उच्च भूमि का प्लेट है ना, तो जेट प्रवाह के मार्ग को अवरोधक का कार्य करता है, ये सही है। ये पौने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, ये भी सही था। राइट आंसर दोनों सही है। जेट प्रवाह तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर प्रवाहित होती है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, अतः दोनों ही कथन सत्य है। इस तरह के सवाल जो है आजकल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा। 5 नंबर सवाल देखिए। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, गलत पूछ रहा है। तो राइट आंसर पहला देखिए, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है। दूसरा, ये भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। तीसरा जो है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। और डी नंबर जो है, शीतकाल में दिन का तापमान वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। तो कौन सा असत्य है यानी गलत है? तो राइट आंसर जो है ये होगा, ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी होगा। शीतकाल में दिन के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है,
तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो इसलिए राइट आंसर गलत पूछा है, तो इस राइट आंसर डी होगा। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये भारतीय उपात जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है। यानी शीतकाल में रात्रि के तापमान में क्या होता है कि वृद्धि हो जाता है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है। यानी कि जो आपका ये यहाँ पर मैप हम बना देते हैं, थोड़ा सा मैप बनाना, कलर चेंज करते हैं। ये जो है ना, ये भारत हो गया। तो इधर से ना पश्चिमी, इधर से क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ आता है, जिसके कारण से ठंड के मौसम में क्या होता है कि उत्तर भारत में बारिश होती है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी होगा, और बिहार के पूर्वी भागों में क्या होता है कि बारिश होती है। और ठंड के मौसम में क्या होता है कि उस समय रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं हो गया, आलू हो गया। तो इन फसलों के लिए क्या होते हैं कि लाभदायक होती है, वरदान साबित होता है। यही बात बताया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 6 नंबर देखें सवाल। 6 नंबर, फूलों वाली बौछार से केरल में किस फसल को लाभ होता है? यानी कि फूलों वाली बौछार से केरल में किस फसल को लाभ होता है? राइट आंसर ए, कहवा। फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा की फसल को लाभ प्राप्त होता है। इस वर्षा से कहवा का फूल क्या होता है कि खिलने लगते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, लू जो है दक्षिण भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन है। दूसरा, दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो राइट आंसर आपका केवल ये बी नंबर सही है। दिल्ली और पटना में जो है ना क्या होता है कि दिल्ली और ये पटना होगा, ये होगा दिल्ली और ये वो पटना के बीच इनकी तीव्रता क्या होती है कि अधिक होती है। किसकी? तो लू की। और ये पहला जो है ये दक्षिण भारत में चलने वाली, तो नहीं, ये गलत है। समझ गए, दक्षिण भारत में नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सत्य है पूछा है, तो राइट आंसर बी, केवल 2 नंबर सही है। लू भारत के उत्तरी मैदान में हो, दक्षिण भारत लिखा था, दक्षिण भारत में चलता ही नहीं है। लू भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है, अतः विकल्प भी सत्य है। 8 नंबर सवाल देखिए। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है। काल बैसाखी का अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहते हैं, अतः विकल्प ये सत्य है। असम में क्या कहते हैं? तो बारदोली छीड़ा कहते हैं, याद रखिएगा कि बारदोली छीड़ा किसको कहा जाता है और कहाँ कहा जाता है। तब बारदोली छीड़ा जो है असम में आने वाले तूफानों को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर, केरल और अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान रहता है। केरल और अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान रहता है। तो राइट आंसर जो है पहला देखिए, ऑप्शन ए लगभग असमान, दूसरा लगभग कम, तीसरा लगभग समान, चौथा या तो कम या तो अधिक। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर केवल 3 सही है, यानी कि लगभग समान होता है। केरल और अंडमान निकोबार के दिन तथा रात का तापमान के बारे में पूछा था, केवल 3 सही है। केरल और अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, अतः विकल्प सी सत्य है। 10 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, देश के अधिकतर भागों में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। दूसरा, भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तीसरा, समान रूप से तटीय क्षेत्रों का तापमान में अधिक पाया जाता है। तो आपका जो है कौन सा उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? तो केवल जो है आपका 1 नंबर सही है और 2 नंबर सही है, ये गलत है। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर अधिक पाया जाता है,
तो अंतर अधिक गलत, ये गलत है, अधिक नहीं पाया जाता है। पहला और दूसरा सही है, तो सही पूछ रहा है, तो राइट आंसर केवल 1 और 2। देश के अधिकतर भागों में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है तथा समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम पाया जाता है। इस प्रकार केवल कथन 1 और 2 सही है, अतः विकल्प ए सत्य है। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल को छोटा थोड़ा करना पड़ेगा। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत के जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। और इसका जो कलर थोड़ा चेंज करते हैं। कारण आर, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। तो इसको देखना है, तो क्या देखना है, बोला है कि क्या है कि दोनों जो है ना, क्या है, दोनों सही है। भारत के जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है, तो सही है। कारण है, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, तो दोनों सही है। तो इसमें देखना है कि क्या ये दोनों कारण जो है कथन ए का स्पष्टीकरण देता है, तो देता है। तो देखिए कथन ए नंबर देखिए, कथन ए जो है तथा कारण दोनों सत्य है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये गलत है, करता है। बी नंबर देखिए, कथन ए और तथा कथा कारण आर, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर सी सही, ए बी सही है, बी जो है सही है। कथन ए सत्य है, कारण आर असत्य है, गलत है। कथन ए असत्य है, कथन आर गलत है, तो ये तो राइट आंसर आपका बी फॉर बॉय सही है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरता है। इस प्रकार देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए भारत के जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है, अतः विकल्प भी सत्य है। बारह नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कलर चेंज करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। कलर चेंज, कारण आर, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, तो दोनों सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, तो सही है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका जो है, पहले देखते हैं, कथन ए तथा कारण दोनों सत्य है, सही है, किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये जो है क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। चलिए बी नंबर देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो करता है, यहाँ पर लिखा नहीं करता है, तो ये गलत है। बाकी सब तो आपका गलत ही है, तो राइट आंसर बी होगा। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय पर्वत के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, तब विकल्प भी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
बहुत ज़्यादा दिया गया है ये सब। 13 नंबर सवाल देखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? पहला, सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा, ये समुद्री भागों में उत्पन्न होती है। तीसरा, इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी नंबर सही है, केवल 2, यानी 2 नंबर सही है। बाकी जो है आपका जो है ना असत्य पूछ रहा है, गलत। ये समुद्री भाग में उत्पन्न होती है, उत्तर व्यापारिक पवन है, तो ये उत्तर व्यापारिक पवन है, समुद्री भाग में उत्पन्न होती है, तो गलत है। इसलिए राइट आंसर आपका बी सही है, यानी कि गलत है। बाकी जो है सब सही है, समझ गए, लेकिन बी गलत है, इसलिए असत्य यानी गलत पूछा है, तो राइट आंसर बी होगा। सामान्यतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या लगभग नहीं होती है। इस प्रकार कथन 2 को छोड़कर शेष सभी कथन सत्य है, अतः विकल्प भी सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर, कोरियालिस बल के संबंध में क्या सत्य है? कोरियालिस बल के संबंध में क्या सत्य है? पहला, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है, तो सही है। दूसरा जो है आपका कोरियालिस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, तो आपका ये गलत है। तीसरा जो है इस बल को फेरेल का नियम भी कहते हैं, तो राइट आंसर ये भी सही है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर जो है 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ई होगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, अतः विकल्प ये सत्य है। पंद्रह नंबर, जेट धाराओं की गति क्रमशः गर्मियों एवं सर्दियों में कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 110 किलोमीटर एवं 154 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी नंबर केवल 2 सही है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, तो बी नंबर सही है। जेट धरा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी पवनें होती है। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तब विकल्प भी सत्य है। 16 नंबर सवाल देखिए, सूर्य की आभासी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय से किस दिशा में चली जाती है? पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है, तो सी उत्तर में चली जाती है, केवल 3 नंबर सही है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, अतः विकल्प सी सत्य है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है? ये 20, 2 नंबर जो 25, 3 नंबर 15 डिग्री और 4 नंबर जो 14 डिग्री। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 डिग्री, केवल 4 सही होगा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर प्रवाहित होती है, अतः विकल्प डी सत्य है। 18 नंबर देखिए, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाले किस प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है? बी पश्चिमी। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रायः भारत को उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, अतः विकल्प बी सत्य है। 19 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसूनी महीनों के अतिरिक्त अन्य किन महीनों में
आते हैं। ए नंबर अक्टूबर और नवंबर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं। ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, अतः विकल्प ए सत्य है। 20 नंबर, भारत की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से क्या असत्य है? पहला, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। 2 नंबर, यूरोपवासी ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया। 3 नंबर, ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो है सही उत्तर होगा केवल बी, यानी केवल 2 सही है, बाकी सब असत्य पूछ रहा है ना, गलत। तो गलत हो जाएगा जो है ना, यहाँ पर गलत पूछ रहा है, गलत ना पूछ रहा है, तो ये सही होगा, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत होगा तो राइट आंसर ये होगा। केवल 2 सही उत्तर पूछ रहा है यहाँ पर, तो असत्य यहाँ पर चुनना है। समझ गए? बी नंबर आपका असत्य यानी गलत है, तो सही उत्तर आपका केवल 2 होगा। इसको मत मारिएगा। ये जो है भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, सही है। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था, ये भी सही है। यूरोपवासी ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था, ये गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र के दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण इन्हें लाभ हुआ, क्योंकि इनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरफ भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था, न कि यूरोपवासियों ने, इसलिए वो गलत था। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रीष्म ऋतु में स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, भारत के आसपास के समुद्रों के ऊपर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन असत्य है या गलत है? असत्य है यानी गलत है। तो राइट आंसर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। ये सभी सही है, यानी गलत कोई भी नहीं है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण ग्रीष्म ऋतु में भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। चलिए अब देखेंगे 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति किस ओर खिसक जाती है? तो ए गंगा के मैदान की ओर। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय गर्त है, जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है, अतः विकल्प ए सत्य है। 23 नंबर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र निर्मित होता है? 1 नंबर 20 डिग्री, 2 नंबर 20 डिग्री पूर्व, 3 नंबर 20 डिग्री पश्चिम, 4 नंबर 20 डिग्री उत्तर। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 20 डिग्री, तो केवल ये सही है। ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाला क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, अतः विकल्प ये सत्य है। अब देखते हैं 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए
और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चेंज करते हैं कलर। कथन ए, तिब्बत के पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धरावों एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। कारण आर, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो इस अनुसार से आपका हो जाएगा, ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो राइट आंसर बी है। कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करते हैं, तो राइट आंसर बी। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है, अतः विकल्प भी सत्य है। 25 नंबर सवाल देखिए, एल नीनो की उपस्थिति का समुद्र के सतह के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए नंबर, समुद्री सतह का तापमान क्या होता है कि बढ़ जाता है। एल नीनो धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, अतः विकल्प ए सत्य है। 26 नंबर सवाल देखिए, मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से किस माह के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है? तो बी, जून माह। सामान्यतः जून माह के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा, अतः विकल्प भी सत्य है। 27 नंबर सवाल देखिए, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा आपस में किस स्थान पर मिलती है? तो राइट आंसर ए, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। 28 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। शीत ऋतु में देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। कारण आर हम लोग देखेंगे। कारण आर, शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, यह स्थल समुद्र की ओर बढ़ती है। तो इसमें जो है राइट आंसर ये बी होगा, दोनों के दोनों सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शीत ऋतु में शुष्क मौसम होता है, अतः विकल्प भी सत्य है। 29 नंबर देखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा किस तट पर होती है? तो ए, ये होती है तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से। ये ठंड के मौसम में होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, यानी कि जैसे ये तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु बंगाल हो गया और ये बंगाल की खाड़ी हो गया। तो जब मानसून जब लौटती है ना मानसून, तो बंगाल की खाड़ी से जो है ना वाष्प जल वाष्प जो है ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर जाड़े के मौसम में वर्षा कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखते हैं, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान तथा वायु दाब पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ता है? ए, वृद्धि एवं कमी। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है, अतः विकल्प ए सत्य है। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर, उत्तरी भारत में किस महीने में सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है? तो राइट आंसर बी, मई में। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है। ये आंधियां स्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडी समीर एवं हल्की वर्षा लाती है, अतः विकल्प भी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर, ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा कहाँ होती है? तो सी, कर्नाटक एवं केरल। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, जिस कारण इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, अतः विकल्प
सी सत्य है। 33 नंबर सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, तो डी मासिनराम। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर है। 34 नंबर सवाल देखिए, गंगा की घाटी में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो राइट आंसर ए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, यानी ये आपका जो है ना, ये गुजरात हो गया ये, तो इधर वाले इलाके में ज्यादा होता है, पूर्व वाला में, पश्चिम वाले इलाके में कम बारिश होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसी कारण राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, अतः विकल्प ये सत्य है। 35 नंबर सवाल देखिए, मानसून में आने वाले विराम संबंधित होते हैं। मानसून में आने वाले विराम संबंधित है कोरियालिस बल से, मानसूनी गर्त की गति से, या आपका सी उपयुक्त एक और दो दोनों से, डी उपयुक्त में से कोई कोई नहीं, यानी कि आपका बी से होता है। बी से होता है मानसूनी गर्त की गति से होता है। मानसून में आने वाले विराम संबंधित होते हैं मानसूनी गर्त की गति से। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से यह गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण प्रभावित होता है, अतः विकल्प भी सत्य है। 36 नंबर सवाल देखिए, मानसून के गर्त से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, जब मानसून के गर्त का अक्ष उत्तर भारतीय मैदान के ऊपर स्थित होता है तो इन भागों में वर्षा कम होती है। दूसरा, मानसूनी गर्त का अक्ष जब हिमालय के समीप चला जाता है तब उत्तर भारतीय मैदानों में लंबे समय तक वर्षा होती है। उपर्युक्त तथ्यों में से कौन सा तथ्य सत्य है, तो राइट आंसर डी, ना तो 1 सत्य है और ना ही 2। समझ गए, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जब मानसून के गर्त का अक्ष उत्तर भारतीय मैदान को ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, अतः विकल्प डी सत्य है। 37 नंबर, किस माह के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, तो राइट आंसर डी, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, अतः विकल्प डी सत्य है। 38 नंबर, कौन सा माह गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, तो सी अक्टूबर एवं नवंबर। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है, अतः विकल्प सी सत्य है। 39 नंबर, किस माह के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत को ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी को ऊपर स्थानांतरित हो जाती है, तो राइट आंसर बी, नवंबर। नवंबर माह के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थानांतरित हो जाती है। यह साधारण स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, अतः विकल्प भी सत्य है। 40 नंबर, वर्ष को ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतुओं में किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो सी महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है, अतः विकल्प सी सत्य है। 41 नंबर सवाल देखिए, भारत में न्यूनतम वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, तो राइट आंसर सी, राजस्थान का मरुस्थल तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत में राजस्थान का मरुस्थल और उत्तर पश्चिम हिमालय के क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तब विकल्प सी सत्य है। 42 नंबर देखिए, भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ए कर्क रेखा।
कर्क रेखा भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अतः विकल्प ए सत्य है। 43 नंबर, भारत में कर्क रेखा का दक्षिण का क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत है? राइट आंसर सी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, इसके दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है, अतः विकल्प सी सत्य है। 44 नंबर सवाल देखिए, भारत में कर्क रेखा का उत्तर का क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत है? तो सी, उपोष्ण कटिबंध। भारत में कर्क रेखा को उत्तर का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है, अतः विकल्प सी सत्य है। 45 नंबर सवाल देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु में लगभग पूरे देश में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर उच्च तापमान पाए जाने का कारण है? राइट आंसर सी, भारत देश के लगभग संपूर्ण क्षेत्र का उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में होना, इसी कारण। कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसके उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध में, दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यही कारण कि ग्रीष्म ऋतु में लगभग पूरे देश में उच्च तापमान पाया जाता है, अतः विकल्प सी सत्य है। 46 नंबर सवाल देखिए, शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली अत्यधिक ठंडी पवनों से भारत देश की रक्षा करता है? तो सी, हिमालय पर्वत। शीत ऋतु में उत्तर से आने वाली अत्यधिक ठंडी पवनों से हिमालय पर्वत भारत देश की रक्षा करता है, अतः विकल्प सी सत्य है। 47 नंबर, भारत में सम जलवायु पाई जाती है, भारत में सम जलवायु पाई जाती है? तो बी, देश का तटीय क्षेत्रों में। दक्षिण भारत का अधिकांश भाग अपनी लंबी तटरेखा अर्थात लंबे तटीय क्षेत्र के कारण समुद्र के मृदुलकारी प्रभाव के अंतर्गत आ जाता है। फलस्वरूप दिन और रात तथा ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु के तापमानों में अधिक अंतर नहीं होता है, इसे सम जलवायु कहते हैं, अतः विकल्प बी सत्य है। 48 नंबर सवाल देखिए, किसी क्षेत्र में अधिक ताप परिसर पाए जाने के कारण है? किसी क्षेत्र में अधिक ताप परिसर पाए जाने के कारण है ये समुद्र से अधिक दूरी। प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों और उत्तरी मैदान के बहुत से भागों में ताप परिसर अधिक होता है, क्योंकि वो समुद्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, अतः विकल्प ये सत्य है। 49 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमालय में वर्षण अधिकतर होता है, देश के शेष भाग में वर्षण होता है। हिमालय में वार्षिक वर्षण की मात्रा, लद्दाख में वार्षिक वर्षण की मात्रा उपयुक्त में से गलत सम्मिलित है, कौन सा गलत सम्मिलित है? तो हिमालय में वर्षण अधिकतर होता है हिम के रूप में, देश के शेष भाग में वर्षण होता है वर्षा के रूप में। हिमालय में वार्षिक मात्रा ये 400 सेंटीमीटर से अधिक है, लद्दाख में वार्षिक वर्षण की मात्रा 10 सेंटीमीटर से कम है। तो गलत जो है सभी युग्म जो सही सम्मिलित है, इसमें जो है गलत कोई भी नहीं है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण की मात्रा हिमालय में जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक है, वहीं लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। 50 नंबर, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये पूर्व से पश्चिम। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, अतः विकल्प ये सत्य है। 51 नंबर, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, मौसम या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, मौसम में भिन्नताओं का परिणाम। उपयुक्त युग्मों से कौन उपर्युक्त युग्मों में से गलत सम्मिलित युग्म है? तटीय क्षेत्रों में, देश के आंतरिक भागों में, लोगों के जीवन में विविधता। तो सभी जो है सही है। न्यूनतम तापांतर पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में, मौसमी, कलर चेंज कर लेते हैं, मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है देश के आंतरिक भागों में, मौसमी भिन्नताओं का परिणाम है लोगों के जीवन में विविधता। गलत सम्मिलित पूछ रहा है, गलत सम्मिलित युग्म है, तो राइट आंसर डी, सभी युग्म सही सम्मिलित है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर यानी तापांतर न्यूनतम होता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी अथवा ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। हमारे भारत देश में इस प्रकार की मौसमी भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। इस तरह ये जो है चैप्टर जो है 5 NCERT का, ठीक है, समाप्त हुआ।
अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन नेक्स्ट डे क्लास चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और क्लास होगा वो 9, क्लास 9 होगा, ये क्लास 8 था। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज का ख्याल रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ये आप ही का चैनल है।